सकते थे, ये तो मैंने दो स्टेप में किया, इस चीज को तुम एक ही स्टेप में कर सकते थे। टोटल तुम्हें DEF का ही पूछा था, तो मैं क्या कर लूंगा, DEF का पूछा तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल निकालूंगा, इस एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल के आ जाएगा। क्या आएगा, चलो वर्क डन DEF डायरेक्ट निकालने का ट्राई करते हैं, हाफ इंटू बेस मतलब ये वाला 5 से लेके 2 मतलब 3 इंटू हाइट मतलब 3 से 100 600 माइनस 300 मतलब आएगा 300। कितना आया, 2 से 1 कट हो जाएगा, 150 इंटू 3 450 जूल। आ गया समझ में, एक ही टाइप में। डाउट? ओके चलो, और कोई क्वेश्चन करना है? एक क्वेश्चन कर लेते हैं। 12.8 कर लो, 12.8 करें, ऊपर वाला ही जस्ट, ये हमने 12.9 किया, 12.8 कर लो। जल्दी जल्दी कर लो। An electric heater supplies a heat to a system at a rate of 100 watt. If system performs work done of 75 per second, at what rate the internal energy increases? क्या आएगा आंसर? क्या आएगा आंसर? क्या बोल रहे हो बेटा? 25 जूल पर सेकेंड। 25 जूल पर सेकंड, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है, राइट? क्या लगाना है इसमें हम लोगों को? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाना है। ओके, क्या करना है, डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। ओके, हीट सप्लाइड की है, तो डेल्टा क्यू जब सप्लाई होता है सिस्टम में तो पॉजिटिव लेते हैं। वर्क डन और बाय सिस्टम हुआ तो क्या लेंगे, वर्क डन बाय सिस्टम क्या लेंगे, पॉजिटिव। ओके, तो डेल्टा क्यू भी पॉजिटिव लेना है, वर्क डन बाय सिस्टम भी पॉजिटिव लेना है। तो 100 इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस 75। तो डेल्टा यू आ जाएगा कितना, 100 माइनस 75 25 जूल, मतलब इतनी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हुई। अच्छा, अगर क्वेश्चन में ऐसा दिया होता कि वर्क डन ऑन द सिस्टम, ऑन द सिस्टम दिया होता इसी क्वेश्चन में, तो क्या आंसर आता? तो आंसर कितना आता, इंटरनल एनर्जी कितनी इंक्रीज होगी, 175। ओके, इसी क्वेश्चन में अगर चेंज कर देते तो ये आंसर आ जाता। आ गया समझ में? सर इसमें dt भी करना पड़ेगा ना, क्या करना मतलब पड़ेगा? फॉर्मूला में डिवाइड बाय dt। नहीं डिवाइडेड बाय डेल्टा dt, टाइम अच्छा पर सेकंड रेट पूछा है, हाँ दिया पर है सेकंड है, यस यस, इसलिए। पावर दिया है तो पर टाइम करना पड़ेगा, यस। ओके, हो जाएगा अब। हाँ नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर लेते हैं, बाकी सारे क्वेश्चंस एक बार खुद से ट्राई करो, हम लोग फिर डिस्कस करेंगे। ओके, अभी नेक्स्ट चैप्टर थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दे देते हैं, काइनेटिक थियरी सर ऑफ SHM। SHM नहीं बेटा, KTG। SHM इसके बाद होगा। ओके, चलो स्टार्ट करें। ये केमिस्ट्री जैसा होगा कि अलग होगा? ऑलमोस्ट केमिस्ट्री जैसा होगा। ओके, कुछ कुछ टॉपिक्स है जो अलग रहेंगे, वरना बाकी सारा पूरा केमिस्ट्री जैसा है। तो मुझे उसके लिए पहले बता दो कि केमिस्ट्री पे तुम लोगों ने क्या पढ़ा है, उसके ऊपर ये बता दो, तो मैं फिर उस हिसाब से स्टार्ट करेंगे। केमिस्ट्री में क्या पढ़ा है केटीजी में? काइनेटिक थियरी ऑफ गैस। स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ा। क्या क्या पढ़ा हुआ है? स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ा है, और बताओ क्या पढ़ा है इसमें? चलो कोई बात नहीं, पहले मैं बेसिक इंट्रोडक्शन देता हूँ, उसके बाद फिर डिस्कस करते हैं। सो केटीजी क्या है? तो केटीजी एक थियरी है जो गैस को एक्सप्लेन करती है, काइनेटिक थियरी ऑफ गैस, इसीलिए नाम दिया है। ओके, सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है ये? सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है? गैसेस सब्सटेंस के लिए है, लिक्विड के लिए नहीं है। ओके, सिर्फ और सिर्फ गैसेस के लिए, राइट? इससे पहले
गैसेस के अंदर सबसे पहले जो डिस्कशन हुआ था वो हुआ था जॉन डाल्टन करके जो साइंटिस्ट था उसने किया था। ओके, और डाल्टन ने बताया 1802 में 1802 में बेसिकली डिस्कवरी हुई एटम की। 1802 में एटम आया, उससे पहले एटम क्या था किसी को पता नहीं था। डाल्टन ने ये बताया कि कोई भी मैटर है उसका बेसिक पार्टिकल है एटम, बेसिक यूनिट है एटम। ओके, और ये थियरी मतलब ये जो डिस्कवरी थी वो इतनी बड़ी थी कि उस टाइम पर डाल्टन ये कहता था कि अगर मान लो पूरा यूनिवर्स खराब हो जाए, खत्म हो जाए, ओके, और कहीं अगर नई जनरेशन स्टार्ट हो तो नई जनरेशन को एक चीज जो मैं पास ऑन करना चाहूंगा, ये वही चीज पास ऑन करना चाहूंगा कि एटम जैसी कोई चीज है। ओके, समझ में आ रहा है? मतलब क्या हुआ कि एटम एक ऐसी चीज है कि अगर इसके ऊपर तुम स्टडी करोगे तो सब कुछ समझ में आता है। ओके, बेसिकली यही एक फंडामेंटल चीज है जिसकी स्टडी से और बहुत सारी डिस्कवरी आगे बढ़ सकती है। तो डाल्टन ने सबसे पहले एटम डिस्कवर किया। ओके, उसके बाद मैक्सवेल एंड बोल्ट्जमैन करके साइंटिस्ट थे, उन्होंने गैसेस के बारे में काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस दी। कब? 1873 में। 1873 में काइनेटिक थियरी ऑफ गैस आया। समझ में आया? गुड आउट। ओके, और इसके अंदर बहुत सारे अजम्पशंस थे काइनेटिक एनर्जी केटीजी के अंदर, काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस के अंदर बहुत सारे अजम्पशंस थे। सबसे पहला अजम्पशन जो था कि ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है, सबसे पहले तो आइडियल गैस के लिए ही है। ओके, आइडियल गैस के लिए ही है, पहली बात। अच्छा, अगर मैं आइडियल गैस के लिए पढ़ लूंगा तो रियल गैस के लिए मैं थोड़ा बहुत बता सकता हूँ कि उसी के आगे पीछे का बिहेवियर होगा। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, काइनेटिक थियरी गैस पढ़ने का इंपॉर्टेंस ये है कि मैं आइडियल गैस के लिए पहले स्टडी करूंगा और वो जो रिजल्ट है उसको मैं रियल गैसेस के लिए अप्लाई कर सकता हूँ। कोई डाउट यहाँ तक? ओके, समझ में आया? अब मेन चीज कि इससे पहले क्या हुआ था। केटीजी बहुत ही रिलेटिवली न्यू सब्जेक्ट था, 1873 में डिस्कवर हुआ। उससे पहले के जो साइंटिस्ट थे, जैसे बॉयल्स लॉ पढ़ा होगा तुम लोगों ने, चार्ल्स लॉ पढ़ा होगा, सब कुछ पढ़ा हुआ है, हाँ Yes. सर। राइट? Yes, बॉयल्स sir. लॉ क्या कहता है? बॉयल्स लॉ क्या कहता है? कांस्टेंट बॉयल्स लॉ क्या कहता है? टेम्परेचर पे प्रेशर और वॉल्यूम एट प्रोपोर्शनल। एट कांस्टेंट टेम्परेचर P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, ऐसा ही था ना? हाँ, सही है? Yes. ओके, ये किसने कहा? बॉयल्स लॉ। और Boyle's law. ओके, और उसके हिसाब से मैं बोल सकता हूँ कि PV इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, और उसके हिसाब से लिख सकते हैं P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2। ये सारी चीजें लिख सकते हैं बॉयल्स लॉ के हिसाब से। और बॉयल्स लॉ के हिसाब से अगर P और V का ग्राफ बनाए तो कैसा आएगा? कर्व। P और V का ग्राफ बनाओगे कैसा आएगा? इट विल बी अ कर्व्ड पाथ, राइट? कोई डाउट? बट एक्चुअल में ये जो पाथ हमने प्रैक्टिकली बनाया, ओके, प्रैक्टिकल गैस के लिए ये चीज की, एक्सपेरिमेंटली जो किया तो उसका डेटा कुछ ऐसा आ रहा था, कर्व ही आ रहा था बट थोड़ा इस तरह से आ रहा था। अगर यही चीज मान लो ये टेम्परेचर था T1, ओके, और मैं ये टेम्परेचर से थोड़े से कम टेम्परेचर पे, T1 इज ग्रेटर देन T2, मतलब T2 जो है वो थोड़ा सा कम टेम्परेचर है, उस कम टेम्परेचर पे अगर मैं यही एक्सपेरिमेंट करता था तो उसका ग्राफ कर्व की जगह पे थोड़ा बहुत ऐसा हो जाता था। समझ में आ रहा है? ये किसके लिए? T2 टेम्परेचर के लिए। ये किसके लिए? T1 टेम्परेचर के लिए। तो अगर एक बात बताओ, ये डॉटेड लाइन मतलब एक्सपेरिमेंटल डेटा, और ये टोटल जो कंप्लीट लाइन है दैट इज P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, उसका ग्राफ है। तो इन दोनों ग्राफ से क्या पता चला? ये ग्राफ किसके लिए है? फॉर आइडियल गैस। ये दो ग्राफ किसके लिए है? ये दो ग्राफ किसके लिए है? रियल। रियल गैसेस के लिए। ओके, और मैं इसके हिसाब से ऐसा बोल सकता हूँ, छोटी सी चीज ये बोल सकता हूँ कि रियल गैसेस के लिए अगर मैं बोलूं कि हाई टेम्परेचर पे चले जाओ, हाई टेम्परेचर पे चले जाओ, तो उसका बिहेवियर जो है, बिहेवियर किससे अप्रोच करेगा? बिहेवियर विल अप्रोच आइडियल गैस। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? उसका बिहेवियर अप्रोच करेगा किससे? आइडियल गैस से अप्रोच करेगा। अगर टेम्परेचर कम रखे तो आइडियल गैस से कोई लेना देना नहीं है, बहुत डिफरेंट चीज वो एग्जिबिट कर सकता है। बट अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा
तो आइडियल गैस से अप्रोच करेगा, उसका बिहेवियर। समझ में आ गया ये चीज? गुड आउट। उसके बाद अच्छा ये कब हुआ था बेटा? ये जो था ये हुआ था 1661 में, मतलब काइनेटिक थियरी ऑफ गैस आया उससे बहुत साल पहले, तकरीबन 200 साल पहले ये डिस्कवरी हो गई थी। समझ में आ गया ये? ओके ये क्या था? ये था हमारा बॉयल्स लॉ। ये तुम लोगों ने पढ़ा हुआ है पूरा बॉयल्स लॉ, कोई डाउट है? केमिस्ट्री में अच्छी तरह से पढ़ा होगा। ओके उसके बाद क्या आया? उसके बाद आया चार्ल्स लॉ। चार्ल्स ने क्या बताया? चार्ल्स लॉ में क्या चेंजेस आ गए? वॉल्यूम और यस, एट टेम्परेचर। कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ओके यही था। तो मैं लिख सकता हूँ V1/T1 इज इक्वल्स टू V2/T2। कोई डाउट? आ गया समझ में? सो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। ये कब आया था बेटा? चार्ल्स लॉ कब आया? चार्ल्स लॉ कुछ 17th सेंचुरी में आया, 1757 लिख लेते हैं। ओके एग्जैक्ट था 1783, सॉरी। ओके 1783 इसमें चार्ल्स लॉ आया, मतलब उसके भी 100 साल बाद, बॉयल्स जो बताया उसके 100 साल बाद ये आया कि एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। उसका भी हम लोग ग्राफ बना लेते हैं। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ग्राफ कैसा बनता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ग्राफ कैसा बनेगा? प्रोपोर्शनलिटी अगर डायरेक्ट है तो V और T का ग्राफ बनाऊंगा तो कैसा बनेगा? बताओ जल्दी से। V और T का ग्राफ कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन, कांस्टेंट, लीनियर, हाँ या ना? आवाज आ रहा है मेरा? नहीं आ रहा? आवाज आ रहा है? ओके तो बेटा इस तरह से ये कांस्टेंट लाइन जो बनेगी, ग्राफ जो बनेगा वो हमारा ऐसा बना। कब ऐसा बना? जब हम लोगों ने प्रेशर को कांस्टेंट माना और वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच का ग्राफ बनाया। ओके तो ये जो ग्राफ आया वो ऐसा बना। ये क्या है? थियोरेटिकल। ये ग्राफ जो मैं बना रहा हूँ वो थियोरेटिकल है। रियल के अंदर जो बना वो कुछ ऐसा बना। रियल गैस के लिए किया तो वो कुछ ऐसा आया। ये ऊपर वाला जो है वो आइडियल गैस का है, नीचे वाला जो है वो रियल गैस का है। वापस यहाँ पे भी क्या पता चला? देखो ध्यान से, इस चीज से भी क्या पता चला? ग्राफ देख के बताओ, इस चीज से क्या पता चला? इस चीज से ये पता चला कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है वैसे वैसे बिहेवियर किसको अप्रोच करेगा? आइडियल गैस के अप्रोच करेगा। आ गया समझ में? हाँ नो डाउट। उसी का बेटा एक और ग्राफ, मतलब मैं यहाँ पे नहीं बना रहा हूँ, तुमको स्क्रीन शेयर करके दिखा रहा हूँ। तुम्हारी जो एनसीईआरटी या फिर सबके पास अगर एनसीईआरटी ओपन है, पेज नंबर 327, पेज नंबर 327 देखो जल्दी से। चलो मैंने शायद स्क्रीन शेयर किया है, दिख रहा है सबको? पेज नंबर 327 राइट। इसके अंदर भी ग्राफ दे रखा है, वही टी वर्सेस वी का ग्राफ दे रखा है। ओके यहाँ पे उसने टी जो लिया वो कहाँ लिया है? वाई एक्सिस पे लिया, वी जो लिया वो एक्स एक्सिस पे लिया, ये डिफरेंस है। ओके अब देखो क्या हो रहा है, उसने 3 ग्राफ बनाया है। तीनों ग्राफ को ध्यान से देखो, P1, P2 और P3 प्रेशर पे बनाया है। उसमें जो डॉटेड लाइन बनाई है वो रियल आइडियल के लिए बनाई है। डॉटेड लाइन जो तुमको दिख रही है, जो एग्जैक्ट स्ट्रेट दिख रही है, वो सारी आइडियल के लिए बनाई है। ओके और जो सॉलिड लाइंस है, सॉलिड लाइंस किस पे बनाई है उसने? सॉलिड लाइंस जो बनाई है वो उसने रियल गैसेस के लिए बनाई है, राइट। अब इस ग्राफ को भी देख के पता चल सकता है, देखो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, कोइंसाइड कहाँ हो रहे हैं दोनों? दोनों ये जो है वो कोइंसाइड कहाँ हो रहा है? एक इधर हो रहा है कहीं पे, ये आगे और जाके कोइंसाइड होने वाला है। सिमिलरली ये भी आगे जाके कोइंसाइड होने वाला है। तो कोइंसाइड कब हो रहे हैं? जब टेम्परेचर में बढ़ा दूं, राइट। दूसरी चीज, एग्जैक्टली कोइंसाइड जो तुमको दिख रहा है वो इसके अंदर एकदम कोइंसिडेंस दिख रहा है, राइट। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे तो बिहेवियर अप्रोच हो ही जाएगा। दूसरी चीज क्या है? P1 प्रेशर के लिए भी बिहेवियर अप्रोच हो रहा है। समझ में आ गया यहाँ तक? ओके कोई डाउट? राइट आगे बढ़े। सो इधर से भी क्या पता चला? बॉयल्स लॉ भी क्या पता चला हमको? तो भाई बॉयल्स लॉ से भी हमको ये पता चला कि जो प्रेशर
अगर एक कांस्टेंट प्रेशर पे हम लोग ग्राफ बनाए तो V और T का ग्राफ का जो रियल गैस के लिए जो ग्राफ बनेगा वो अप्रोच करेगा आइडियल गैस को, कब? जब टेम्परेचर ज्यादा हो। आ गया समझ में? समझ में आ गया? ओके। अब क्या किया हमने? इन दोनों को कंबाइन किया, इन दोनों लॉस को कंबाइन किया और क्या बनाया? इन दोनों को कंबाइन किया, मतलब पहले ने बोला V is directly proportional to T at constant temperature और at constant pressure, और at constant temperature V is inversely proportional to P। इन दोनों को कंबाइन किया। ये किसने कहा? ये चार्ल्स का था। ये किसका था? बॉयल्स लॉ था, राइट? दोनों को कंबाइन करके हम लोग क्या बोल सकते हैं? दोनों को कंबाइन करके बोल सकते हैं V is proportional to T अपॉन P, जिससे मैं बेसिक ग्राफ, मतलब बेसिक ये तुम लोगों को पढ़ा हुआ है, PV by T is equals to constant। कोई डाउट इसमें? कोई डाउट? ये सब कुछ पढ़ा हुआ है तुमने। सो मैं लिख सकता हूँ कि P1 V1 by T1 is equals to P2 V2 by T2। इससे तुम्हारा आइडियल गैस इक्वेशन आया। क्या आया भाई इससे? आइडियल गैस इक्वेशन। किसे कहता है आइडियल गैस इक्वेशन? आइडियल गैस इक्वेशन PV equals to nRT, राइट? तो ये आइडियल गैस इक्वेशन आया। उसके साथ साथ एक और चीज वॉल्यूम के लिए हम लोग बोलते थे, जिसको हम लोग कहते हैं एवोग्रेडो नंबर। पता है एवोग्रेडो नंबर सबको? एवोग्रेडो नंबर याद है? यस सर। क्या होता है एवोग्रेडो नंबर? एवोग्रेडो क्या कहना क्या चाहता था? एवोग्रेडो अगर केमिस्ट्री में पढ़ा होगा तुमने, एवोग्रेडोस हाइपोथेसिस पढ़ा हुआ ये? हाँ सर। क्या कहना चाहता है हाइपोथेसिस? सर ऐसा शायद ऐसा क्या पता है? हाँ बोलो, बोलो भाई। शायद के बाद कुछ बोले ही नहीं। नहीं सर, हो गया। क्या? सर मुझे लगा था आप पूछ रहे हो। हाँ मैं पूछ ही रहा हूँ, बोलो आगे। चलो बेटा, तो क्या कहता है एवोग्रेडोस हाइपोथेसिस? क्या कहता है एवोग्रेडोस हाइपोथेसिस? ये कहता है कि एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एनी गैस हैव इक्वल नंबर ऑफ एटम या फिर इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। थोड़ा ब्लर दिख रहा है। वीडियो ब्लर दिख रहा है? अब क्लियर हुआ? क्लियर हो रहा है? बाकी लोगों को क्लियर दिख रहा मुझे है? तो क्लियर दिख रहा है। क्लियर दिख रहा है ना? ओके चलो चलो थोड़ा फिर आगे बढ़ते हैं। बड़ा लिखना ना। ओके ओके ओके, हाँ बड़ा लिखूंगा आगे से। तो एवोग्रेडोस हाइपोथेसिस क्या कहता है? एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एनी गैस हैव इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मतलब चाहे कोई भी गैस ले लो, अगर उसका प्रेशर एंड टेम्परेचर सेम होगा तो उसका जो यूनिट वॉल्यूम होगा वो एक फिक्स अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल्स एग्जिबिट करेगा। समझ में आ गया? समझ में आ गया? ओके। या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं, यूनिट वॉल्यूम की जगह पे मैं इक्वल वॉल्यूम लिख लेते हैं कि भाई इक्वल वॉल्यूम ऑफ एनी गैस हैव इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, व्हिच मींस अगर मान लो मैं एक स्टैंडर्ड प्रेशर एंड टेम्परेचर पे, एक फिक्स टेम्परेचर और प्रेशर पे एक हाइड्रोजन ले लिया और उतने ही प्रेशर एंड टेम्परेचर पे मैंने ऑक्सीजन ले लिया। समझ में आया? दोनों का प्रेशर और टेम्परेचर जितना है उतना ही प्रेशर और टेम्परेचर उतना है। दोनों में इक्वल वॉल्यूम लिया है। इक्वल वॉल्यूम लिया है तो दोनों का मॉलिक्यूल्स भी कैसे होंगे? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी कैसे होंगे? इक्वल। मान लो यहाँ पे 10 लाख या फिर 10,000 मॉलिक्यूल्स है, तो इधर भी कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? 10,000 मॉलिक्यूल्स। हालांकि ये बहुत मैंने कम लिखे हुए हैं, बट जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। समझ में आ गया ये? कोई डाउट इसमें? ओके, तो इसके हिसाब से मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि अगर मैं कांस्टेंट प्रेशर और टेम्परेचर रखूं तो जो वॉल्यूम मैं ले रहा हूं उसके हिसाब से नंबर ऑफ पार्टिकल्स उसमें डिवाइड होंगे, नंबर ऑफ मोल्स उसमें रहेंगे। अगर मैंने वॉल्यूम ज्यादा ले लिया तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी उसमें ज्यादा होंगे। वॉल्यूम कम लिया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी उसके अंदर कम होंगे। ओके, सो मैं लिख सकता हूँ V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर। कोई डाउट?
ओके और इसके बाद उसने एवोगाड्रो ने अपना एक नंबर दिया, वो क्या है नंबर? एवोगाड्रो नंबर क्या कहता है बेटा? Na जिसको रिप्रेजेंट करते हो तुम, क्या होता है ये Na? 6.02 0.02 23 6.023 इंटू 10⁻23 ऐसा ही कुछ होता था। ओके Yes. Yes. इसके अंदर ये जो है दिस इज एवोगाड्रो नंबर, मतलब अगर कोई भी मॉलिक्यूल्स मैं इतने नंबर में ले लूं तो इसको हम लोगों ने नाम दिया 1 मोल। दिस मच ऑफ मॉलिक्यूल्स विल कंसिस्ट इन 1 मोल। ओके अब चाहे वो हाइड्रोजन गैस के हो, चाहे वो ऑक्सीजन गैस के हो, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड का हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई डाउट? कोई डाउट? ओके तो इन सभी से एक जो हमारा फाइनल इक्वेशन बना जो तुमने पढ़ा हुआ है, दैट इज व्हाट PV इज इक्वल्स टू nRT, राइट? ये हमारा बना जिसमें n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ मोल्स रिप्रेजेंट कर रहा है। R जो है वो क्या है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट 8.314 क्या आएगा? R का यूनिट क्या आएगा? जूल जूल पर मीटर। मोल ये आता है, सॉरी ओके जूल पर मोल केल्विन, राइट? कोई डाउट? PV इक्वल्स टू nRT, यहाँ तक सबने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ होगा। ओके कोई डाउट है? नो सर। ओके अब इसके अंदर भी बेटा वही चीज जो हम लोगों ने चार्ल्स बॉयल्स लॉ के अंदर देखी, सेम चीज हम लोग इस इक्वेशन को लेके भी देखते हैं। यहाँ पे देखो ग्राफ दिख रहा होगा तुमको ये वाला, ओके राइट हैंड साइड का जो ग्राफ है वो देखना है तुमको, ये वाला ग्राफ दिख रहा है। सो हम लोगों ने बेटा यहाँ पे एक ग्राफ बनाया, एक्स एक्सिस पे लिया प्रेशर, वाई एक्सिस पे ले लिया PV बाई nRT के जगह पे PV बाई म्यू मतलब तुम्हारा नंबर ऑफ मोल, तो PV डिवाइडेड बाई n इंटू T ये मैंने लिया। तो ये ग्राफ की वैल्यू जो आएगी ओके वो 1 के इक्वल आएगी फॉर आइडियल गैस। तो ये ग्राफ जो मेरा बन रहा है उसमें ये जो बनाया, ये बनाया किसके लिए? फॉर आइडियल गैस, राइट? जब मैं रियल गैस लेता हूं तो रियल गैस के अंदर अगर देखोगे तुम तो एक कर्व बन रहा है, राइट? और वो कर्व जो है वो T1 टेम्परेचर के लिए सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट है, T1 टेम्परेचर के लिए सबसे क्लोजेस्ट है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ इसमें? T1 टेम्परेचर के लिए रियल गैस जो है उसका बिहेवियर है वो किसको अप्रोच कर रहा है? आइडियल गैस को अप्रोच कर रहा है। समझ में आ गया? ओके तो इसीलिए हम लोगों ने नीचे लिखा है, ग्राफ पे ध्यान से पढ़ोगे क्या लिखा है? रियल गैस अप्रोचेस द आइडियल गैस बिहेवियर एट द लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। प्रेशर देखो एक्स एक्सिस में प्रेशर दिखाया हुआ है, तो प्रेशर जब छोटा है, कम प्रेशर है, मतलब कि ये वाला एरिया, ओके इस एरिया के लिए, इस पर्टिकुलर एरिया के लिए अगर तुम्हारा प्रेशर कम है और टेम्परेचर ज्यादा है तो रियल गैस का जो बिहेवियर है वो किसके इक्वल आएगा? रियल गैस का बिहेवियर किसके इक्वल आएगा? आइडियल गैस के इक्वल आएगा। समझ में आ गया ये? एनी डाउट्स? नो सर। ओके चलो अब n क्या? अच्छा इसके अंदर बेटा देखो ये जो है इसमें कुछ इस तरह से लिखा है, उसी चीज को कुछ इस तरह से लिखा है, PV इज इक्वल्स टू KB NT, राइट? जहाँ पे KB जो है वो क्या है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। ओके PV इज इक्वल्स टू KB इंटू NT। KB इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, उसकी SI यूनिट की वैल्यू ये दे रखी है 1.38 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻23। उसका एक और हम लोगों ने दूसरा ये निकाला, वॉल्यूम को उस तरफ ले गए, ओके और उसके बाद हम लोगों ने nRT के बाद मैंने m0 से भी डिवाइड किया, तो जो रो है, रो मतलब डेंसिटी हो जाएगी, मास डेंसिटी, और डिवाइडेड बाय मास किया। ये समझ में आया कैसे किया या नहीं आ रहा है? P इज इक्वल्स टू ρRT बाय m0, केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ ये सारी चीज केमिस्ट्री में पढ़ी हुई है। ओके सो PV इज इक्वल्स टू nRT में V को उस तरफ ले जाओगे
और एम नॉट से डिवाइड कर लोगे तो तुम्हारा डेंसिटी का एक फॉर्मूला बन जाएगा, P इज इक्वल्स टू डेंसिटी इंटू R इंटू टी डिवाइडेड बाई एम नॉट। एम नॉट जो है वो उसका मास रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, कोई डाउट है इसमें? चलो उसके बाद बेटा सेम चीज आगे बढ़ते हैं पार्शियल प्रेशर के लिए। पार्शियल पढ़ा हुआ है तुमने, ये केमिस्ट्री में पढ़ाया है ये वाली चीजें। हाँ सर। मिक्सचर है तो किस तरह से होगा ये भी पता Yes, है। sir. मिक्सचर के लिए पार्शियल प्रेशर लेके ये करना आता है। ओके चलो आगे बढ़े। तो ये बेसिक है। चलो ये क्वेश्चन करना ट्राई करो 13.1 एग्जाम्पल 13.1 13.2 ट्राई करो। सर आप म्यूट हो। हेलो, am I audible? आवाज आ रही है? अब आवाज आ रही है? यस सर। ओके 13.1 हो गया, समझ में आया नहीं आया? सर आप एक बार बताओ, 13 समझाना। 13.1 बताता हूँ, देखो ध्यान से। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन में मेन चीज है द डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000 kg per meter cube. The density of water vapor at 100 degree and 1 atmosphere pressure is 0.6 kg per meter cube. ये समझ में आया? दो टाइम पे डेंसिटी ऑफ वाटर दे रखी है। जब पानी था तो उसकी डेंसिटी 1000 थी, बट जब उसकी जगह पे हम लोगों ने ले लिया वाटर वेपर कन्वर्ट हो गई तो उसकी डेंसिटी हो गई क्या? 0.6 kg पर मीटर क्यूब। डेंसिटी बहुत ही ज्यादा कम हो गई। डेंसिटी ऑफ वाटर दे रखा है 1000 kg पर मीटर क्यूब, और जब उसमें से हम लोगों ने गैस बना दिया डेंसिटी ऑफ वेपर दे रखा है कितना? 0.6 kg पर मीटर क्यूब। ओके, अब क्या दिया है देखो ध्यान से। ओके, द वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल मल्टीप्लाई बाय द टोटल नंबर गिव्स व्हाट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर वॉल्यूम। तो यहाँ पे बेटा एक डेफिनेशन दी है बेसिकली मॉलिक्यूलर वॉल्यूम की। मॉलिक्यूलर वॉल्यूम का मतलब पता है? मॉलिक्यूलर वॉल्यूम और गैस का वॉल्यूम, क्या ये पता है तुमको? ये दो में डिफरेंस पता है? स्क्रीन पे देखना बेटा, स्क्रीन पे देखना मेरी जो, तो मैं इसको हटा देता हूँ। यस, चलो तो बेटा मॉलिक्यूलर वॉल्यूम और गैस वॉल्यूम क्या फर्क होता है इसमें? क्या दोनों सेम है? डिफरेंस पता है? मैं बता देता हूँ, ध्यान से देखो। मान लो एक गैस लिया मैंने, ओके मैं बताता हूँ बेटा। ये मैंने एक क्लोज्ड चैम्बर लिया और मैंने इसमें कुछ गैस डाल दिया, कुछ गैस के मॉलिक्यूल डाल दिए। तो ये गैस के मॉलिक्यूल कहाँ फ्रीली हर जगह पे फ्लो करेंगे? मतलब अगर मैं पूछूं कि गैस का वॉल्यूम कितना है, मान लो ये वॉल्यूम है 1 मीटर क्यूब, ये वॉल्यूम टोटल क्लोज सरफेस का है 1 मीटर क्यूब, तो गैस का वॉल्यूम कितना लिखेंगे? व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ गैस? कितना आएगा आंसर? वॉल्यूम ऑफ गैस कोई पूछे तो कितना लिखेंगे? 1 मीटर क्यूब, राइट। गैस ने जितना ऑक्यूपाइड वॉल्यूम है, ऑक्यूपाइड वॉल्यूम जो है, ऑक्यूपाइड वॉल्यूम, इसको हम लोग गैस का वॉल्यूम कहेंगे। ओके, मॉलिक्यूलर वॉल्यूम क्या होता है? मॉलिक्यूलर वॉल्यूम क्या होता है? तो बेटा एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम तो बहुत ही कम है, और ऐसे मान लो 1000 मॉलिक्यूल्स है, तो मॉलिक्यूलर वॉल्यूम का मतलब ये होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ वन मॉलिक्यूल। समझ में आया? ये समझ में आया? समझ में आ रहा है? तो बेटा मीटिंग अगर कंप्लीट हो जाए 120 तक मैं लूंगा,
ओके जो टाइमिंग दिया है क्लास पे उसके हिसाब से तो ज्वाइन कर लेना वापस एंड हो जाए तो बेटा मॉलिक्यूलर वॉल्यूम मतलब ये सारे मॉलिक्यूल्स को अगर मैं एक साथ रख के कहीं अलग बना दूं तो सारे मॉलिक्यूल इतने में ही आ जाएंगे, इतनी जगह में ही आ जाएंगे, पूरी जगह तो रोकेंगे नहीं। तो मॉलिक्यूलर वॉल्यूम का मतलब ये होता है कि एक्चुअल एक पार्टिकल का वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स। गैस वॉल्यूम मतलब वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कहीं पे भी घूम जाए उसको टोटल वॉल्यूम कहेंगे। आ गया समझ में? गुड आउट। ओके आगे बढ़े, यहाँ तक समझ में आ गया? ओके तो क्वेश्चन में ये दिया हुआ है तुमको कि मॉलिक्यूलर वॉल्यूम क्या होता है। अब क्वेश्चन आगे बढ़ता है, what is called the molecular volume. Estimate the ratio of the molecular volume to the total volume occupied by the water vapor under the above condition. मतलब तुम्हें क्या फाइंड करना है? तुम्हें फाइंड करना है molecular volume divided by gas volume, यही फाइंड करना है। समझ में आया? Estimate the ratio of fractional of molecular volume to the total volume occupied by the gas. तो this divided by this करना है। कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? तो बहुत ही सिंपल है, देखो ध्यान से। हम लोग टोटल वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब ले लेते हैं कि मैंने टोटल वॉल्यूम ले लिया 1 मीटर क्यूब। आया समझ में? टोटल वॉल्यूम कितना ले लिया? 1 मीटर क्यूब। ओके अब अगर मान लो मेरे को डेंसिटी ऑफ वाटर दे रखा है, उसको मैं लिख सकता हूँ मास ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। डेंसिटी ऑफ ये दे रखा है तो मैं लिख सकता हूँ मास ऑफ वाटर या फिर अब गैस पार्टिकल डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम एट वेपर इन वाटर। ये समझ में आया? इन दोनों का रेशियो ले लेता हूँ, इन दोनों का रेशियो ले लूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? इन दोनों का रेशियो ले लूंगा तो क्या मिलेगा? मास ऑफ गैस मास ऑफ वाटर तो इक्वल ही रहेगा। अगर मैं पानी को लिक्विड गैस में कन्वर्ट कर लूँ तो मास तो चेंज नहीं होने वाला, वो उतने का उतना रहेगा। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा? वॉल्यूम ऑफ वेपर divided by volume of water is equals to what? Is equals to 1000 divided by 0.6, which is equals to what? Which is equals to 1 upon 6 into 10 raised to minus 4. आया समझ में? हाँ सर। समझ में आ गया? तो ये जो रेशियो आया मतलब क्या हुआ कि इतना जो है ये क्या आया? मॉलिक्यूल का वॉल्यूम आ गया। टोटल वॉल्यूम हमने कितना ले लिया? 1 मीटर क्यूब, क्योंकि मैंने यहाँ पे देखा ना 1000 kg पर मीटर क्यूब, मतलब मैंने गैस का वॉल्यूम कंसिडर कितना किया? 1 मीटर क्यूब। और उतने में ये कितना आया? 6 into 10 raised to minus 4। तो अगर मेरे को फाइंड आउट करना है गैस का वॉल्यूम, सॉरी मॉलिक्यूलर वॉल्यूम डिवाइडेड बाय गैस का वॉल्यूम, तो ये कितना आएगा? मॉलिक्यूलर का वॉल्यूम है 6 into 10 raised to minus 4, इसका वॉल्यूम है 1। तो ये जो 6 into 10 raised to minus 4 है वो तुम्हारा क्या आया? रेशियो ऑफ मॉलिक्यूलर वॉल्यूम टू द टोटल वॉल्यूम। कोई डाउट? सर समझ में आ ये गया? ये रेशियो से कैसे रिलेट किया नहीं पता चला। रेशियो से कैसे रिलेट किया ये समझ में आया? सर ये हाँ ये पता चला। ये समझ में आया? क्या लिखा है? द वॉल्यूम ऑफ द वेपर, वॉल्यूम ऑफ द वेपर इज 100,000 डिवाइडेड बाय 0.6। वॉल्यूम ऑफ वेपर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर, यही आया 1000 डिवाइडेड बाय 0.6। Yes. मतलब वेपर का वॉल्यूम जो है डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर करूंगा तो ये रेशियो आया मेरा। हाँ ये आया? यस सर। कोई डाउट? नहीं यहाँ तक समझ में? अब देखो जब वाटर था तो वाटर के मॉलिक्यूल के लिए मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि अगर मैं एक लिक्विड के अंदर पानी डाल दूं पूरा, तो पानी के मॉलिक्यूलर का रेशियो और खुद का रेशियो सेम ही होगा। सॉलिड और लिक्विड के लिए सेम ही होगा। उसके लिए मैं कुछ मॉलिक्यूलर रेशियो और गैस रेशियो या फिर लिक्विड रेशियो ऐसा नहीं ढूंढ सकता। गैस के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज्यादा हो जाती है, इसलिए ये दोनों अलग होता है। आया समझ यस में? सर। हाँ तो जो वाटर का ये जो है, ये वॉल्यूम ऑफ वाटर है, वो बेसिकली किसका है? वॉल्यूम ऑफ वाटर जो मैंने लिया ये वॉल्यूम वाला ऑफ सॉलिड। वो बेसिकली कितना है? वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स। हाँ समझ में